हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम पंचामृत पीवाईक्यू सीरीज़ में। आप एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और प्रत्येक लेक्चर के बाद अगला दिन इसका क्यूज होता है। क्यूज आपका होता है सिलेक्शन गुरु एसएससी टेलीग्राम चैनल पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आज आपका लेक्चर हुआ तो आपको वीडियो देख लेना है, कल इसका क्या करना है 25 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना है। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक आपको चलते रहेगा और लेसन जो है एक दिन बीच करके भी आते रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2n² में n क्या दर्शाता है। अब देखने से तो लग रहा होगा कठिन क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बस उस खाली समझना है, समझ लीजिएगा तो आसान है, अदरवाइज क्या कठिन है। अब इसके लिए क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु संरचना। कहाँ से आपको परमाणु संरचना से क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु संरचना से, ठीक ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। कहाँ से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे, ठीक ना, तब इस क्वेश्चन पर आएंगे। पहले समझिए क्या है पदार्थ होता है ना, पदार्थ दुनिया में कोई भी स्थान, जो स्थान गिरता है कुछ उसमें भार होता है, ठीक ना, वो सब क्या होता है, पदार्थ होता है। निर्जीव वस्तु इसके लिए क्या है आपका समझिए कि पदार्थ है। और निर्जीव वस्तु में पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं आपको, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और सजीव में से सबसे छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं। जब बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर कोशिका सेल के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल समझते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं आपको, एटम कहते हैं। अब देखिए क्या होता है परमाणु के बारे में, परमाणु में क्या क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग विद्वान ने अलग अलग समय क्या किया है, थ्योरी दिया है। उसमें एक तो क्या है कि सर्वप्रथम डाल्टन, पूरा नाम क्या है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ना है। और फाइनली क्या होता है आपका नील्स बोर, क्या देता है आपको, नील बोर्स थ्योरी देता है, ठीक ना। इसी को बोर एवं ब्यूरी मॉडल भी कहा जाता है। तो पूछेगा कि परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने दिया है। अब परमाणु सिद्धांत बाद में आप देखिए कि रदरफोर्ड क्या करता है, आपको रदरफोर्ड भी देता है, लेकिन सबसे मेन प्रचलित कौन है आपको, नील्स बोर वाला है। अब यहाँ समझना क्या है कि जॉन डाल्टन जी का क्या कंसेप्ट है। ये बोलते हैं क्या कि परमाणु क्या है कि अविभाज्य है, अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब क्या है कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। और यह थ्योरी उन्होंने कब दिया था, 1803 में इन्होंने यह थ्योरी दिया था। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ये केमिकल फिलोसफी हालांकि बुक जो है बाद में प्रकाशित किया गया था, ठीक ना। ये आपको 1808 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मुख्य रूप से कि कब ये अपना थ्योरी दिया था, 1803 में दिया था। पुस्तक का नाम याद रख सकते हैं कि न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इन्होंने बोला क्या कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या बोला कि तत्व जो होता है, एलिमेंट होता है, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है आपको, परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक ना। अब परमाणु क्या है, सबसे छोटा पार्ट होता है, इन्होंने कहा करके चला गया। लेकिन वर्तमान हम जानते हैं क्या कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर क्या होता है, कई सारा कण होता है। उसमें आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फिर जानते हैं क्या होता है आपको, प्रोटॉन होता है, फिर क्या होता है आपको, न्यूट्रॉन होता है। ये क्या होता है, प्रमुख क्या होता है आपको, कण होता है। मतलब बोल सकते हैं कि इनका थ्योरी क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी क्या है, इनसे क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। प्लस क्या है कि जॉन डाल्टन बोलते हैं कि अगर दो तत्व, मान लीजिए सोडियम है और एक कैल्शियम है, तो बोले कि दोनों तत्व का क्या होगा, विशेषता क्या होगा आपको, अलग अलग होगा, सिमिलर नहीं रहेगा। अगर कोई केमिकल कंपाउंड बनता है ना, मान के बनता है NaCl बनता है, H2O बनता है, तो ये क्या बोलते हैं कि जो अलग अलग जो यहाँ पे एलिमेंट या एलिमेंट का जो छोटा पार्ट परमाणु मिलेगा वो क्या होता है कि निश्चित अनुपात में मिलता है। जैसे यहाँ H2O बना है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 के अनुपात में मिला है। ऑक्सीजन क्या है, 1 के अनुपात में बना हुआ है। H2SO4 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या, हाइड्रोजन 2 गो है, सल्फर 1 S है, 1 गो है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ इन्होंने बोला था कि अगर कोई यौगिक बनता है ना तो जो तत्व जो का परमाणु जो भाग लेता है वो निश्चित संख्या में क्या करता है, भाग लेता है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्या कि उसके बाद थ्योरी क्या आया कि नहीं भाई परमाणु क्या है, विभाज्य है। यहाँ देखा गया कि ई क्या है आपको, परमाणु है। अब परमाणु के अंदर क्या है आपको, नाभिक। हालांकि इतना बड़ा परमाणु होता नहीं, समझने के लिए बोल रहे हैं। ई क्या हो गया आपको, नाभिक हो गया। और नाभिक में बाद में पता चला क्या होता है कि न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है।
और इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग कक्षा में अलग अलग क्या करता है, कक्षा में क्या करता है, आपको परिक्रमा करता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गया, आपको नाभिक में हो गया, इसको न्यूक्लियस नाभिक बोल दिया। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षा में क्या कर रहा है, आपको परिक्रमा कर, अलग अलग कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए जो आपका न्यूक्लियस हो गया, जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। आई खोज कौन किया है, रदरफोर्ड। कौन किया है खोज, आपको रदरफोर्ड किया है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चारों परिक्रमा करता है। अब अगला समझना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव है, प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव, न से न्यूट्रॉन और न से नो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन पर क्या होता है, वो कोई भी चार्ज आपको नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, आपको उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, इसी को हम मान लेते हैं 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 यूनिट मान लेते हैं। तो कोई मान लें कि सोडियम लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, आपको 11। कितना होता है, आपको 11 होता है। तो इनके द्वारा कहा गया क्या कि देखिए, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन अगर इसमें 11 है, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब प्रोटॉन का जो संख्या होता है वही क्या होता है, आपको परमाणु संख्या क्या होता है, आपको परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है। अब परमाणु संख्या को क्या किया, जेड से क्या किया, डिनोट कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं कि परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं, और ऊपर होता है आपको परमाणु भार, इसी को एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो अगर इसका भार निकालिएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भार किसका होता है, तो जानते हैं यहाँ पर बोला क्या गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे क्या होता है, आपको हल्का होता है। देखिए, पहले समझा देते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन को, किया जे अंग्रेजी में लिखते हैं बाबू, रुकिए, जे थॉमसन ने क्या किया, इसका शुरुआत खोज किया है। अब पूछे कब किया है, तो 1897 में किया है। प्रोटॉन का बोलेगा तो प्रोटॉन का खोज कौन किया है। अब देखिए, सर्वप्रथम शुरुआत तो क्या थे, क्या गोल्डस्टीन ने शुरुआत किया खोज करने का, लेकिन इन्होंने बोल सकता है कि प्रॉपर प्रोटॉन का खोज नहीं कर पाया। तो एसएससी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन का खोज कौन किया है, तो आंसर देगा रदरफोर्ड। कौन देगा, रदरफोर्ड देगा। और कब दिया, तो 1917 देगा, कई बार 1919 भी देगा, जो ऑप्शन रहेगा जो बनाएगा, 1917 से 19 के बीच खोज किया, 1917 इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, एक खोज किया कौन, आपको जेम्स चैडविक ने क्या किया, खोज किया। और कब किया, 1932 में किया है। अब पूछा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज बताइए दिए हैं, प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, कोई परमाणु जो न्यूट्रल होता है उसमें क्या होता है, समान संख्या में होता है। इसी कारण से क्या होता है कि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इसी को जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो केजी में बढ़ जाएगा। तो इसको अगर केजी में लीजिएगा तो 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। लेकिन पूरा को हम मान लेते हैं कितना, 0 के बराबर, कि इसको किसके तुलना में, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इसको मान लेते हैं 0 है। अब आते हैं प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पर होता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम। आई नहीं रहेगा तो रहेगा 1.672 × 10⁻20 27 क्या 24 3 क्या हो जाए 27 केजी, ठीक है। और यही बोलेगा न्यूट्रॉन पर पूछेगा, तो न्यूट्रॉन का होता है 1.67, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 67 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर केजी में रहेगा तो यहाँ पर बस का 27 केजी कर दीजिएगा माइनस में। अब समझना क्या है, इसमें आपको क्या दिखाई दिया, सबसे भार देखिए, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ 5 होता है। तो मतलब सबसे भारी कौन हो गया, आपको न्यूट्रॉन हो गया, और सबसे हल्का कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आगे समझना क्या है कि जब परमाणु भार लेते हैं तब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। तो अगर परमाणु भार को ए लिखते हैं तो P + N + E लिखेंगे, लेकिन E के द्रव्यमान को हम 0 मान लेते हैं। इसी कारण से परमाणु भार बराबर एटॉमिक मास बराबर P + क्या होता है, आपको N होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियन। तो मतलब ये हो गया कि
परमाणु भार बराबर या एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, न्यूक्लियन की संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की क्या होता है संख्या। मतलब परमाणु का पूरा भार कहाँ होता है आपको सेंटर में, कहाँ होता है आपको सेंटर में होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो यहाँ पर खोज किया गया है आपका जो नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है या प्रोटॉन होता है, ये कौन खोज किया है, रदरफोर्ड। तो नाभिक की खोज कौन किया, रदरफोर्ड। समझा देते हैं, देखिए बताते हैं क्या यहाँ जैसे बताएं क्या कि रुकिए दोस्त, यहाँ पर समझना क्या है कि ये क्या है आपका परमाणु, ये क्या आपको है परमाणु है। अब क्या किया कि रदरफोर्ड, यह घटना 1911 का क्या आपको घटना 1911 का घटना है। 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया कि यहाँ पर अल्फा कण से क्या किया, अल्फा कण से क्या किया, यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि बम्बार्डिंग करवाया यहाँ पर, ठीक ना, एक परमाणु के ऊपर। ये परमाणु को बोल सकते हैं ना कि बोला जाता है कि सोना का केवल सोना के पत्थर के ऊपर क्या किया, प्रहार कराया। और जो सोना के पत्थर था इस पर देखा गया कि आपको 1000 परमाणु के 1000 परमाणु के बराबर क्या है इसका थिकनेस था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1000 परमाणु के बराबर क्या था आपको थिकनेस था। जब पास करवाया गया तो देखा गया कि अच्छा अल्फा कण के बात करते हैं, ये 2 और 4 मतलब हीलियम का नाभिक होता है। आज समझिए इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये गया तो देखा गया क्या कि अधिकांश हिस्सा क्या हो गया आपको चला गया, अधिकांश से आर पार हो गया। मतलब क्या कि बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे सेंटर के पास गया तो थोड़ा सा कोण से क्या हो गया विचलित हो गया। मतलब कि यहाँ सेंटर में कोई ना कोई रोकने वाला होगा। अब प्लस से देखा गया कि भाई इसको बाहर भेज दे रहा, मतलब पॉजिटिव क्या करता है रिपेल करता है। इसका मतलब यह पता चला कि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कारण से रिपेल कर दे रहा है। ऐसे से क्या हुआ आपको नाभिक खोज हुआ, और नाभिक का खोज कौन किया, रदरफोर्ड किया है। और देखिए 2 चीज़ क्या, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और नाभिक खोज फिर रदरफोर्ड किया। अब देखिए परमाणु जो होता है इसका आकार होता है आपको 10⁻10 मीटर, ठीक ना। और जो नाभिक होता है अंदर में इसका आकार होता है 10⁻, कितना है 15 मीटर। कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ तक अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक ना। अब समझना क्या, जो हम बताए थे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग, जो यहाँ पर दिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षा में रह रहा है, ठीक ना। सुनिएगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो अब कहाँ हो गया सेंटर में हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा तो अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहा। इसको बोलते हैं कक्षा, क्या बोलते हैं कक्षा बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। और यहाँ पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, 5वां कक्षा, ऐसे क्या होगा आपको बढ़ते रहेगा, ऐसे क्या होगा आपको बढ़ते रहेगा। अब समझना क्या, किसी को अगर अंग्रेजी में लेते हैं तो शुरुआत करते हैं KLMNO से। मतलब समझिए शुरुआत कहाँ से करना, के से, KLMNO। मतलब पहला कक्षा हो गया कुछ के, है ना। दूसरा कक्षा क्या यहाँ पे ऐसे करेंगे बाबू, देखिए क्वेश्चन समझना है थोड़ा सा दोस्त। यहाँ इस तरह से ई समझिए क्या बाबू, ई के समझिए क्या न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया पहला कक्षा था, पहला कक्षा को के बराबर 1 हो गया। दूसरा कक्षा तो ये हो गया एल बराबर क्या हो गया 2 हो गया। फिर क्या हो गया आपको एम, है ना। इस तरह KLMNOP करते चल जाएंगे, 1 2 3 4 करते क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग कक्षा में रहा है 21 आधार पर रह रहा है, यह ऊर्जा के आधार पर रह रहा है। देखिए जिसके पास सबसे क्या होगा कम ऊर्जा होगा वो कहाँ होगा आपका यहाँ पर होगा। जिसके पास ऊर्जा बढ़ते जाएगा वो क्या होगा दूर भागते जाएगा। जिसके पास ऊर्जा बढ़ते जाएगा दूर भागते जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब समझिए क्या है कि अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा इसको अगर दीजिएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और अगला कक्षा में चला जाएगा। ऊर्जा दीजिएगा और फिर अगला कक्षा में चला जाएगा। मतलब निचला कक्षा से ऊपरा कक्षा में भेजना है तो इसको क्या करना होता है ऊर्जा देना होता है। लेकिन अब क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ ऊर्जा क्या होगा निकलेगा, ऊर्जा क्या होगा आपको निकलेगा। ऊपर से नीचे वाला कक्षा में आता है तो ऊर्जा क्या होता है आपको निकलता है। अगला चीज़ क्या है कि इसके पास सबसे अधिक ऊर्जा होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना तो 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को बोलते हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपको पार्टिसिपेट करता है। पूछे कौन सा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपको पार्टिसिपेट करता है। कोई दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक ना। तो देखिए समझिए क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। मतलब 2 × 1², मतलब 2 × 1। मतलब पहला अगर कक्षा लीजिएगा तो पहला मतलब यहाँ पहला कक्षा रहेगा तो पहला कक्षा में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फिर अगला क्या आगे अगर दूसरा कक्षा में 2 × 2² तो 2 × 2 दूनी 4 तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इस तरह से अगर हम तीसरा लेंगे तो 2 × 3² तो कितना
3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर इसी तरह से बोलेगा चौथा कक्षा में तो 4 को 16 दूनी 32 हो गया। मतलब अलग अलग कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n क्या है आपको कक्षा संख्या, n क्या आपको कक्षा संख्या है, मतलब सेल संख्या है, सेल संख्या। और सेल को ही बोलते हैं क्या, कोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको, कोष बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परमाणु के जो सबसे नज़दीक होता है, जो सॉरी न्यूक्लियस का सबसे नज़दीक होता है, वो पहला कक्षा होता है। अब पहला कक्षा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना 2 रहेगा। अब 72 कक्षा की बात करते हैं। 72 कक्षा चाहे 10वां हो, चाहे 20वां हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, उसका मतलब नहीं है। 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। 72 कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आपको नहीं रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2n² में n क्या दर्शाता है, तो 2 क्या हो गया आपका, 2 हो गया। n क्या होता है, कक्षा संख्या, n क्या होता है, कक्षा संख्या या सेल संख्या होता है। मतलब बोल सकते हैं कि केंद्रक से दिए गए कोष की क्या हो जाएगा आपको संख्या। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं आपको, केंद्रक भी कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं आपको, केंद्रक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स गिवन ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएगा 3 नंबर। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहाँ पर कई सारा क्वेश्चन पूछेगा, सारा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं लेते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि धनायन, बोलेगा धनायन कैसे बनते हैं और ऋणायन जो होता है आपको किस तरह से बनता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अगर कोई लूज करता है, जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, तो सोडियम में क्या हो गया आपको, इसका 11 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपको 23 हो गया। 11 हो गया परमाणु संख्या और 23 क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान हो गया, परमाणु द्रव्यमान। तो मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएगा। लेकिन अब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी का किया दे दिया, किसी का किया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक ना। तब यह क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से निकल गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन तो यहाँ पर कितना 11 रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, घट गया, क्योंकि वो दे दिया तो 10 को हो गया। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया, +1 हो गया। मतलब किसी में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनायन बनता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, कोई दिक्कत नहीं। ऋणायन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है, इसका 2, 8, 7, 17 कितना होता है आपको, इसे याद करना होता है, 17 परमाणु संख्या होता है। 72 कक्षा में इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है कि इसे ले लेता है, क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो 2, 8 मतलब 17 था, आप कितना समझिए, यहाँ पर बताते हैं इसे बाबू, ज़्यादा हो जाएगा उसे बताएंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था, 17 था। प्रोटॉन भी शुरू में कितना था, 17 था। लेकिन अब क्या इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। और प्रोटॉन कितना हो गया आपको, 17 है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए -18 में 17 तो कितना हो जाएगा, -1। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हो गया कि जब धनायन होता है तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है कि प्रोटॉन की संख्या क्या होता है आपको ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन संख्या कम होता है। जब ऋणायन होता है तो ऋणायन में क्या दिखाई दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, अब प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया आपको कम हो गया। तो इसको क्या करना था, आपको याद करना था। अब परमाणु संख्या को व्यक्त किससे करते हैं, Z से व्यक्त करते हैं। अच्छा अब मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तभी जानते हैं क्या कि देखिए परमाणु भार A बराबर होता है P + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसी को न्यूक्लियन की संख्या बोलते हैं। तो अगर समझिए यहाँ पर निकालना है, ये परमाणु संख्या 11 दे, तो परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, परमाणु भार को A से डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो Z से डिनोट करते हैं परमाणु संख्या को, परमाणु भार को A से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही क्या होता है आपको प्रोटॉन की संख्या होता है। तो अब समझिए कि यहाँ पर 23 दिया गया है। न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना है न्यूट्रॉन का, तो N बराबर हो जाएगा A और माइनस क्या हो जाएगा P, A माइनस हो जाएगा P हो जाएगा। तब समझना क्या है कि A कितना 23 हो गया और माइनस P कितना है आपको 11 हो गया, तो कितना हो गया 12 हो गया। मतलब ये समझना है। देखिए अगर ऐसा दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि यूरेनियम 92 दिया गया है, यहाँ पर 235 दिया गया है। तो अगर ये समझिए कि A दिया गया है, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास दिया गया है, ये आपको Z दिया गया, मतलब क्या है कि आपको दिया गया है परमाणु संख्या। तो अगर जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन की संख्या होता है। तो अगर आपको निकालना है अगर न्यूट्रॉन, तो ऊपर में से क्या करते हैं नीचे को घटा देते हैं। तो यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो 235 में से अगर 92 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 हो गया। और यहाँ क्या हो गया आपको 13 हो गया 4, है ना, 4 हो गया, 143, कितना 143 हो गया। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्त बाबू, ठीक ना। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है।
अच्छा, पूछेगा कि हीलियम जो होता है, हीलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन खोगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खोगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्तम कक्षा में बता दिए कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पूछा गया, पूछा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा शब्द से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? अंबर। क्या होता है? आपको अंबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, देखिएगा कि सबसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या कारण है कि सबसे महत्तम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है? आसानी से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खोजता है या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यह न्यूक्लियस से क्या काफ़ी दूर है और इसके पास ऊर्जा सबसे अधिक है। इसी कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? जल्दी खोता है, ठीक ना। चलिए, तो एक तो समझिए बता दिए कि परमाणु भरा होता है A बराबर P+N होता है, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो परमाणु भार जो व्यक्त किया जाता है ना, जो परमाणु भार आपको व्यक्त किया जाता है, एक किससे तुलना करके व्यक्त किया जाता है? तो कार्बन 12 के समस्थानिक से लेकर के क्या करते हैं कि आपको कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके क्या करते हैं? आपको परमाणु भार भी व्यक्त करते हैं। एक तो हो गया A बराबर P+N, एक हो गया कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना कि आपको पता होना चाहिए था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से या प्रभावती देवी से विवाह किया था? मतलब देखिए, यह बेसिकली क्या है? गुप्त वंश और वाकाटक वंश दोनों से क्या है? मिलाकर यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सर्वप्रथम क्या आपको समझना होगा गुप्त वंश के बारे में। देखिए, जब गुप्त वंश क्या था? पीक पर था, तो इस तरह से उसका क्या था? एरिया था। ये गुप्त वंश जब पीक पर था ना, तो उसका क्या है? आपको बोल सकते हैं ये क्या आपको क्षेत्र था। अब देखिए, बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश और वाकाटक वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो वही से क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा हम गुप्त वंश और वाकाटक वंश के बारे में क्या करते हैं, आपको जल्दी से आपको आइडिया दे देते हैं। पहले देखिए समझाते हैं क्या है कि दोस्त, हाँ पहले समझाते हैं क्या है। पहले गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर। तो गुप्त एम्पायर अगर गुप्त वंश की स्थापना की बात बोलेगा तो ये क्या होता है? इसका स्थापना करता है श्रीगुप्त। कौन करता है? आपको श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका क्या आपको संस्थापक है, ठीक है दोस्त। श्रीगुप्त इसका क्या आपको संस्थापक है। इसके बाद इसका बेटा आता है घटोत्कच, घटोत्कच आता है ना। और घटोत्कच के बाद क्या आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अब समझना क्या है कि आपको ये दोनों के बारे में न के बराबर क्वेश्चन पूछता है। खाली यही क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त एम्पायर का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया? घटोत्कच आया। और पूछेगा चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये क्या था? वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसके समय में ज़्यादा कोई पहचान गुप्त वंश को मिला नहीं, ठीक ना। चंद्रगुप्त के समय क्या हुआ? इसको बोला जाता है कि पहचान में आपको मिला। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है आपका समुद्रगुप्त। इसका बेटा कौन होता है? आपको समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त बोल सकते हैं कि इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक ना। और समुद्रगुप्त के बाद कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त आपको द्वितीय आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका आता है कुमारगुप्त। कौन आता है? कुमारगुप्त आता है, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद कौन होता है? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आता है, स्कंदगुप्त आता है, ठीक है ना। और उसके बाद अंतिम शासक बोलेगा तो क्या होता है? विष्णुगुप्त। क्या होता है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त होता है। ई क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और जो मेन क्वेश्चन पूछेगा वो हमको बता देंगे। तो हमको शुरुआत किससे करना है? आपको चंद्रगुप्त प्रथम से क्या करना है? आपको शुरुआत करना है। चंद्रगुप्त प्रथम से क्या करना है? शुरुआत करना है। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करते हैं तो यह गद्दी पर क्या है? 320 से लेकर के क्या है? 335 तक क्या होता है? शासन करता है, ठीक है ना। और ये 335 से लेकर के 300 बोल सकते हैं कि आपको 380 तक, 335 से लेकर क्या है कि 380 तक क्या होता है? आपको शासन में रहता है, ठीक है ना। और ये इसकी बात करते हैं 380 से लेकर के बोल सकते हैं 415 के आसपास तक शासन में रहता है। अब बाकी का हमको याद नहीं करना है, ये तीनों का मुख्य रूप से याद करना है। कई जगह 319 भी देगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, ये गद्दी पर बैठता है आपको 319-20 में। कई जगह 319 देगा, कई जगह 320 देगा, जो ऑप्शन रहेगा जो बनाइएगा, गद्दी पर बैठता है। अब गद्दी पर बैठने के साथ यह शुरुआत करता है क्या? एक संवत का, गुप्त संवत का। क्या आपको? गुप्त संवत का शुरुआत करता है। क्वेश्चन पूछेगा, गुप्त संवत का शुरुआत करता है। और देखिए, गुप्त वंश के बारे में कहा जाता है कि ये क्या थे? आपको वैश्य थे। देखिए, हिंदू धर्म में आप जानते हैं क्या होता है कि ये वर्ण क्रम बटा हुआ है। ऊपर में क्या होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? आपको ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। उसके ऊपर क्या होता है? उसके नीचे क्या होता है? क्षत्रिय। इनका काम क्या होता है? युद्ध जीतना
और आपको राज करना। और उसके बाद क्या होते हैं वैश्य। वैश्य का काम क्या होता है, व्यापार करना, कृषि करना, इनका काम होता है। और शूद्र, शूद्र काम है सबका सेवा करना। तो कहा जाता है गुप्त वंश क्या था, वैश्य वंश में, वैश्य वंश के थे। लेकिन देखिए राजा कौन बन सकता, क्षत्रिय। तो इस कारण से इनको ज़्यादा प्रतिष्ठा था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किया किससे, आपको क्षत्रिय वंश से। और ये देख समझिए क्या, ये समझिए क्या है आपको, वैशाली। क्या आपको हो गया, वैशाली है, वैशाली। अब वैशाली में लिच्छिवी क्या था आपको, लिच्छिवियों का शासन था। और ये क्या थे, क्षत्रिय थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और लिच्छिवी राजकुमारी, उसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। क्वेश्चन पूछेगा, कुमार देवी से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और उसके बाद ये एरिया, ये मगध है, क्या आपको मगध है। तो मगध इसको मिला दहेज में। अब मगध नहीं रहता, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, तो पूछा गया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या मिला इसको, दहेज ही मिला। समझ में आ गया। और इसके बाद क्या करता है कि अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो इसी तरह ही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर कहानी क्या होता है कि चंद्रगुप्त मजबूती से अपना शासन को स्थापित करता है। चंद्रगुप्त के बाद क्या आता है आपको, समुद्रगुप्त आता है। और समुद्रगुप्त आता है तो एरिया इसका बढ़िया रहता है, तो इसको और आप क्या करता, बढ़ाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि 21 टोटल शासकों को क्या किया, हराया। 21 शासकों का क्या हराया, ठीक ना। ऊपर में कहा जाता है कि आपको 9 उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिण भारत के आपको 12 शासक तो कितना हो गया, 21 शासक हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, गुप्तों में पहला शासक था जो क्या किया था कि महाराज धीराज की उपाधि लिया था। महाराज धीराज की उपाधि लेने वाला ये बोल सकते हैं क्या था आपको, प्रथम शासक था, ठीक ना। प्रथम क्या था आपको, शासक था, ठीक है। अब समुद्रगुप्त की हम चर्चा कर रहे थे। उत्तर भारत के 9 शासक, दक्षिण भारत के क्या बोले 12 शासक रहता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों क्या कर रहता है। और इस जीत के कारण कोई भी युद्ध नहीं हारता है। इस कारण से समुद्रगुप्त बोलते हैं भारत का नेपोलियन। क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में क्या है, कोई भी युद्ध नहीं हारता है, ठीक है। अच्छा ये भारत का नेपोलियन से किसने कहा है, तो एक इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ। क्या नाम है, B.A. स्मिथ। एक है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोलते, वो अलग है, ये अलग है। B.A. स्मिथ इनको भारत का नेपोलियन कहा था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अच्छा समुद्रगुप्त जानते हैं ये क्या था आपको, अश्वमेध। क्या अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध। अब याद कीजिए पुष्यमुत शुंग ने क्या किया था, बहुत पहले अश्वमेध यज्ञ करवाया था, घोड़ा है ना। अब पुष्यमुत शुंग के बारे में कहा जाता है गुप्तों में पहला शासक था जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कौन आपको, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को जानते हैं, इसने भी कई सारे उपाधि लिया था। एक तो उपाधि लिया था आपको कविराज का, और एक उपाधि लिया था आपका विक्रमंक की उपाधि लिया था, है ना। और चूंकि अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि लिया था, ठीक है। अब देखिए इसको सिक्का पर दिखा गया है, सिक्का पर इसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बिना बजाते हुए दिखाया गया, इससे यह पता चलता है कि यह क्या था, संगीत का प्रेमी था। क्या था आपको, संगीत का क्या था आपको, प्रेमी था। ये क्वेश्चन पूछेगा, संगीत का क्या था आपको, प्रेमी था। तो इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए समुद्रगुप्त के बाद क्या आता है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है। लेकिन चंद्रगुप्त के पहले भी क्या है आपको कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद क्या है कि रामगुप्त गद्दी पर बैठा था। लेकिन यह कायर शासक था, बहुत योग्य नहीं था। तो कहा कि अपना भाई की हत्या कर दिया। अब भाई की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, या गद्दी प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, गद्दी प्राप्त करता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, ये बाद में लेता है विक्रमादित्य की उपाधि। क्या लेता है, विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। और कहा जाता है कि देखिए भारतीय इतिहास में टोटल 14 को शासक के बारे में क्या होता है कि विक्रमादित्य को उपाधि लेता है। और सबसे महान विक्रमादित्य कौन होता है, यही होता है। देखिए सर्वप्रथम कहा जाता है कि उज्जैन में एक राजा था। उज्जैन में क्या था आपको, राजा था। और उज्जैन का जो राजा था वो क्या कि इधर से भारत पर शक शासक का आक्रमण हो रहा था, तो शकों का क्या हरा दिया था। ये बात है क्या, 57 BC, मतलब ईसा के 57 साल पहले की बात है, हरा दिया था। और हराने के बाद विक्रमादित्य को उपाधि लिया था। और साथ ही क्या किया था, एक संवत की शुरुआत किया था, विक्रम संवत की शुरुआत किया था। यहाँ हम गुप्त संवत बताए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ विक्रम संवत बता रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया है, तो वहाँ देता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं किया था, ये तो बहुत पहले शुरू हो चुका है, आई तो बहुत बाद में गद्दी पाया है। लेकिन फिर भी जब एग्जाम में बनाना ही रहेगा तो विक्रम संवत अगर दिया रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही बनाइएगा। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं किया है, या वो क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता, देखिए ये चाहता है
कि जो दक्कन है, देखिए इसको यहाँ पर आपको नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के नीचे बोलते हैं दक्षिण भारत या दक्कन भारत इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ये चाहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में भी अपना क्या करे, वर्चस्व स्थापित करे, ठीक ना। और इसी के लिए क्या करता है कि अब वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मतलब यह क्या करता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपना बेटी का, अपना क्या करता है, बेटी का विवाह करवा देता है। अपना बेटी जो होता है, इसका प्रभावती देवी नाम होता है, अपना बेटी का नाम होता है प्रभावती देवी। तो प्रभावती देवी का विवाह करता है बकाटक के शासक, और बकाटक के शासक का नाम होता है रुद्रसेन। रुद्रसेन द्वितीय इसका क्या होता है, मतलब शासक का नाम होता है। तो प्रभावती देवी का विवाह करवा दिया, लेकिन रुद्रसेन का क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है, प्रभावती भी शासन करने के लिए क्या करती है, अपने पिता से मदद मांगती है चंद्रगुप्त द्वितीय से कि हमको मदद कीजिए। और उस समय प्रभावती देवी क्या होता है, बेटा काफ़ी छोटा छोटा होता है, उसका नाम होता है दिवाकर, क्या आपको दिवाकर सेन, एक का नाम होता है प्रवर सेन। बाद में प्रवर सेन क्या होता है, बहुत ही अच्छा शासक साबित होता है प्रवर सेन, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है दामोदर सेन, क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो प्रभाकर सेन और दिवाकर सेन क्या है, संरक्षिका बन जाती है प्रभावती देवी और अपने पिता के मदद शासन करती है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही पूरे भारत पर उस समय क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या है कि ये सब चीज़ जो है आपको जानकारी होना चाहिए था। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ठीक ना। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या है कि 9 रत्न रहते थे, मतलब विद्वान 9 विद्वान रहते थे, उसी को 9 रत्न कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा, एक होता है, रुकिए बाबू यहाँ पर, एक पूछेगा अष्ट प्रधान, एक पूछेगा अष्ट दिग्गज पूछेगा, ठीक ना। तो अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज, तो अष्ट प्रधान क्या था, शिवाजी के मंत्रिमंडल, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्ट प्रधान कहा गया। और वो अष्ट दिग्गज क्या थे, कृष्णदेव राय। जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के बाबू जो आपका विद्वान, इनके दरबार में क्या था कि तेलुगु के, क्या बोले आपको, तेलुगु के जो महान विद्वान रहते थे 8 को, उसको कहा गया अष्ट दिग्गज कहा गया। जबकि अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल हो गया। तो यहाँ हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इसके दरबार में 9 रत्न थे। और उसी 9 रत्न में अपना नाम जानते होंगे, यहाँ पर जानते होंगे कालिदास, क्या सुनोगे, कालिदास के नाम सुनोगे। इस संस्कृत के बहुत महान विद्वान थे, है ना। इन्होंने कई सारा पुस्तक लिखा था, आगे बताया जाएगा बाद में, ठीक ना। और इसके अलावा क्या है कि आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, वराह मिहिर का नाम सुना होगा। तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर क्या है, गणित और खगोल फील्ड में क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास संस्कृत फील्ड में बहुत बड़ा विद्वान थे, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, पुस्तक जब बताएंगे तो सबके बारे में एक जगह बता देंगे, नहीं तो अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब उसके बाद जानते क्या होता है कि कुमारगुप्त क्या आता है, गद्दी पाता है। कुमारगुप्त आदि, तो अभी तक जितना भी शासक थे ना, ये सब क्या थे, हिंदू धर्म को मान रहे थे। कौन हिंदू धर्म में, आपको भगवान विष्णु को बोलते क्या, भागवत। हालांकि देखिए गुप्तों के शासनकाल में भागवत धर्म को और संस्कृत भाषा को क्या मिला, आपको बढ़ोतरी मिला था। लेकिन यह कुमारगुप्त क्या करते हैं, बताते हैं। कुमारगुप्त क्या करता है, यह अपना लेता है आपका अलग धर्म। इसका धर्म क्या होता है, बौद्ध। क्या होता है आपको, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या करता है, नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करता है। और यही बौद्ध विहार बाद में प्रसिद्ध होता है नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से। क्या, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से क्या होता है, आपको प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना, प्रसिद्ध होता है। और यह भारत का क्या था, प्रथम विश्वविद्यालय। हालांकि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय बोलेगा ना तो क्या है, तक्षशिला। क्या आपको, तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ चला गया, आपको वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। तो विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय ये है, लेकिन भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपको नालंदा हो जाएगा। और यही नालंदा विश्वविद्यालय क्या करता है, बाद में देखिएगा कि एक होता है शासक, उसका नाम होता है बख्तियार खिलजी, जो कि मुस्लिम शासक होता है, ठीक है ना। यह बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये हो गया, ये बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम क्या था, मुस्लिम था, बख्तियार खिलजी। और यह क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। तो पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किसने किया, बख्तियार खिलजी। किस माध्यम से आग लगा करके, यही क्वेश्चन को पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन का कारण कौन था। तब पतन का कारण कौन था, मुस्लिम। कौन था, आपको मुस्लिम था, इसके पतन का कारण था। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए,
तो कुमारगुप्त से तहीं क्वेश्चन पूछेगा। अब ये क्या, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात करते हैं। स्कंदगुप्त देखिए, स्कंदगुप्त क्या था, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक बोलेगा। देखिए सबसे, देखिएगा अगर पूछेगा, सबसे अगर देखिएगा तो महान पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे ओवरऑल महान कहा जाता है। हालांकि युद्ध सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त जीता है, लेकिन सबसे महान पूछेगा गुप्त शासक मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और अंतिम महान ही हो गया। अब देखिए इसके शासनकाल में क्या था, इस साइड से आपका हुन शासक का आक्रमण हो रहा था। हुन शासक का जब आक्रमण हो रहा था तो हुनों का क्या था, ये हरा दिया था। तो पूछेगा कि हुनों को किसने हराया था, स्कंदगुप्त हराया था। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, ये गुजरात के लिए है, गुजरात के लिए। तो गुजरात में क्या था, शकों का शासनकाल चल रहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो बताया ना, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, शक शासकों को क्या करता है, हराता है। हराने के बाद क्या करता है, उपाधि लेता है सकारी का। सकारी मतलब शक का शिकार करने वाला। तो सकारी का उपाधि कौन लेता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, एक तो विक्रमादित्य को उपाधि लिया, एक क्या लिया, सकारी लिया। अब प्लस क्या होता है कि चांदी का क्या करता है, आपको रुपया सिक्का जारी करता है। चांदी का रुपया सिक्का जारी करता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब प्लस समझिएगा सोना का सिक्का को बहुत दिनार कहा जाता है। बोलाइएगा तो याद कीजिएगा कि चारू एक लड़की का नाम, इसका शादी हो रहा है। चारू लड़की का नाम है जिसका हो रहा है शादी। तो च से हो गया कुछ चांदी का रस रुपया, और स से क्या हो गया आपको सोना, और द से हो गया दिनार। तो चारू क्या हो रहा है, आपको शादी हो रहा है। ये क्या करना आपको याद इस तरह से करना था, ठीक ना। तो स्कंदगुप्त हो गया। अच्छा गुप्त वंश के अंतिम शासक को बोलते हैं विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं आपको, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा भानुगुप्त क्या थे, गुप्त शासक था, ठीक ना। ये हमारा काम का नहीं, कब है हमारा काम का नहीं है। भानुगुप्त गुप्त शासक था। इसमें इसके शासनकाल में क्या है, एरन अभिलेख मिला है। तो एरन अभिलेख से क्या है, किसी औरत के सती होने का प्रथम प्रमाण मिला है। सती मतलब क्या है, कोई किसी का हस्बैंड मर गया लड़की का ना, तो क्या हो गया आपका, मतलब आग में पति के साथ जल गया, उसी को सती प्रथा बोलते हैं। तो सती का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, आपको एरन अभिलेख से मिलता है, भानुगुप्त का। अच्छा गुप्त शासनकाल को भारतीय इतिहास बोलेगा या प्राचीन भारतीय इतिहास बोलेगा, सबका क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल बोलते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। लेकिन जानते हैं कि कोई भी काल सबके लिए अच्छा काल नहीं होता है, ठीक ना। ये हो गया। अच्छा जानते हैं गुप्त काल में देखिए बताएं क्या कि सोना का, चांदी का सिक्का मिलता था। इसके अलावा क्या है कि लोहा भी यहाँ अच्छा खासा पाया जाता था। लेकिन यहाँ गुप्त शासन काल में, गुप्त शासन के पहले देखिए भारत में टीन नग के बराबर पाया जाता था। टीन बेसिकली क्या है कि चीन वगैरह से या अफगानिस्तान के एरिया से मंगाया जाता था। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात नहीं किया जाता। तो निर्यात आपको चांदी भी किया जाता था, है ना, सोना भी होता था, इसके अलावा लोहा भी होता था। लेकिन टीन हमारे यहाँ होता है ना, तो टीन निर्यात कैसे होगा, टीन तो हम लोग आयात करते थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बता चुके हैं कि उस शासक का नाम बताइए जिसने उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज मिला था। तो चाहे तो मगध रहेगा, चाहे तो रहेगा पाटलिपुत्र रहेगा। फिर पूछा गया गुप्त काल में सोना के से क्या बोलते हैं, तो दिनार बता दिए हैं। फिर क्या एक और क्वेश्चन पूछा गया, गुप्त शासकों के ने एक कर लगाया था और उस कर को कहा गया था हलिकर या हलीबा कर। ये बेसिकली जो हल बैल चलाता था ना, उसके ऊपर ही कर लगता था। ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा एक और नहीं बताया, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत महत्वपूर्ण छूटिए गया बाबू। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त और जगह है बाबू, नहीं है यहाँ पर। समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त देखिए, समुद्रगुप्त के दरबार में क्या था, एक कवि था हरिसेन था। और हरिसेन ने क्या किया, इसके प्रशंसा में लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को बोलते हैं इलाहाबाद। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। प्रयाग का नाम, प्रयागराज का ही नाम इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके सम्मान में लिखा गया, समुद्रगुप्त सम्मान में। और कौन लिखा, हरिसेन। मतलब हरिसेन का संरक्षण कौन रहा था, इधर रहा था। अच्छा एक और चीज आ गया, दिल्ली में क्या कुतुब मीनार, दिल्ली में क्या आपको कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के पास क्या है कि एक लौह स्तंभ मिला है, लौह स्तंभ, और बिल्कुल चमकता हुआ, मतलब इस पर जंग हुआ अभी तक नहीं लगा है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो है द्वितीय से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ चंद्र नामक क्या है, राजा के बारे में जानकारी आपको मिलता है, ठीक है। और क्वेश्चन, किसको सिक्का पर बिना बजाते हुए दिखाया गया, तो बता दिया है कि आपको समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक ना। और तो कुछ है नहीं बाबू, लगभग हो गया। तो अब चलिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था।
तो क्या हो जाएगा, वाका टक हो जाएगा, है ना। अब पुष्यभूति वंश में तो बता दिए पिछले लेसन में कि आपका इसका सबसे महान शासक कौन था, हर्षवर्धन था। पुष्यभूति ने इसका स्थापना किया था। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बारे में बता दिए हैं, पुलकेशन द्वितीय के बारे में बता दिए हैं, है ना। ऐसी पुलकेशन द्वितीय का क्या है, आपका कवि था रवि कीर्ति, जो कि ए होल अभिलेख लिखा है, ए होल अभिलेख लिखा था, ये बता चुके हैं बाबू। और पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, बता दिए थे, है ना। पल्लव शासक के बारे में नहीं बताया, आगे बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है। एट ए हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी। मतलब बोलता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करता है किसका कंट्रीब्यूशन घटता जाता है। इसको समझने के लिए समझिए क्या होता है। कोई आपका इकोनॉमी होती है, क्वेश्चन क्या है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया, क्या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, 3 को क्या होता है आपको सेक्टर होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी, एक को टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर, ठीक ना। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। सेकेंडरी को बोलते हैं आपको द्वितीयक क्षेत्र, क्या बोलते हैं आपको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और टर्शियरी को बोलते हैं तृतीय, क्या बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि यह प्राकृतिक संसाधन पर जो चीज़ होता है ना उसके ऊपर काम होता है। मतलब बोल सकता है प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक चीज़ों पर काम होता है, उसको उसी को प्राथमिक, प से प्राकृतिक चीज़। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाबू क्या हो गया कि आपको खेती हो रहा है, खेती मतलब क्या हो गया आपको कृषि हो रहा है ना। मछली पालन कीजिए, पशुपालन बोलिए, भेड़ पालन बोलिए, ये हो गया, है ना। या ज़मीन से कुछ खनिज निकाल रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं खनन का काम कर रहे हैं, है ना। मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ये सब कहाँ जाएगा, यही आ जाएगा। जंगल की बात करेंगे, वन की बात करेंगे, सब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन के ऊपर क्या होता है, काम होता है। और इंडिया में मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। द्वितीय सेक्टर में क्या होता है, इसी का मूल्य बढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि हम मिट्टी निकाल के क्या बना दिए, खिलौना बना दिए, क्या किए खिलौना बना दिए, है ना। ईंट को क्या बना दिए, मतलब मिट्टी निकाल के क्या बना दिए, ईंट बना दिए। तो इसी का वैल्यू को बढ़ाया जाता है। तो द्वितीय सेक्टर में मुख्य रूप से क्या होता है, निर्माण, इसी को बोलते हैं विनिर्माण का कार्य होता है। इसी को बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, इसी को अच्छा निर्माण कार्य होता है, उसको बोलते हैं उद्योग, क्या बोलते हैं औद्योगिक। इंडिया में चूँकि इसमें निर्माण कार्य काफ़ी होता है, तो औद्योगिक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। जैसे कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब कहाँ जाएगा, द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। और तृतीय सेक्टर की बात करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि वस्तु मिलेगा, वस्तु जैसे छू सकते हैं, यहाँ पर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं दोनों जगह से। लेकिन यहाँ पर वस्तु की जगह पर क्या होता है, सेवा, क्या होता है सेवा या सर्विस प्राप्त किया जाता है, सर्विस दिया जाता है, ठीक ना। सर्विस एग्जाम्पल क्या है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा बेसिकली जो पढ़ा रहे हैं उसको खाली फील कर सकते हैं, उसको लेकर भाग नहीं सकते। मतलब ये क्या हो गया, आपको हम सेवा दे रहे हैं। कोई हीरो हो गया, टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, वो अपना सेवा देता है ना। कोई अब बाल कटाने का, वो भी आपको एक तरह का क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है ना। आप कॉमेडी वगैरह देखने जाते हैं, वो भी एक तरह क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। फिल्म देखते हैं, सब सेवा दे रहा है। ये सब तृतीय सेक्टर में था। तो इंडिया में तृतीय सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब देखिए जब भी कोई इकोनॉमी शुरू होता है ना, तो जीडीपी बेसिकली क्या होता है कि कितना निर्माण कार्य हो रहा है। जीडीपी का बढ़िया सा डिफिनेशन अगला क्लास में बताया जाएगा। तो जीडीपी बेसिकली क्या होता है, देश का जो पूंजी होता है उसी को समझिए कि जीडीपी बोलते हैं। तो शुरू में क्या होता है ना कि जैसे कोई इकोनॉमी शुरू होता है तो प्राइमरी सेक्टर का दाम सबसे अधिक होता है। प्राइमरी के बाद क्या होता है, सेकेंडरी का बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है आपको टर्सरी का। लेकिन जब क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, हायर स्टेज में पहुँच जाता है। इस देखिए डेवलप अवस्था में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, डेवलप मतलब क्या हो गया आपको, विकसित, क्या होता है आपको विकसित। तो उसमें क्या होता है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करता है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटता है और टर्सरी का बढ़ता है। देखिए जो अनडेवलप होता है ना, अनडेवलप जैसे अफ्रीका की बात करते हैं, वो सब क्या है, अनडेवलप एरिया, तो वहाँ प्राइमरी सेक्टर का योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और चाइना बेसिकली क्या है, वहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा है। देखिए प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बढ़ता है, सेकेंडरी बाद टर्सरी। लेकिन इंडिया में उल्टा हुआ है। इंडिया में हुआ क्या, प्राइमरी से हम सीधे चल गए हैं टर्शियरी में। हमारे फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह बहुत कम। बिहार में देखिए ना, बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब हम सेकेंडरी सेक्टर पर ध्यान आपको नहीं दिए। आज सबसे अधिक रोजगार कहाँ मिल सकता है, या तो प्राइमरी सेक्टर में या तो सेकेंडरी सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में क्या है कि बहुत ही स्किल की आवश्यकता है। पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, है ना। डॉक्टरी करने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्किल की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पर बहुत कम लेकर आवश्यकता पड़ता है। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हम एक यहाँ मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। आप पूरा हम कार्य कर सकते हैं। आपको पटना को पढ़ा सकते हैं,
तो मतलब यहाँ पर बहुत ही कम आदमी की आवश्यकता आपको पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है। तो क्या कि जैसे जैसे इकोनॉमी क्या होता है आपको डेवलप करता है तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटता है और टर्सरी का क्या होता है आपको बढ़ता है, टर्सरी का बढ़ता है, ठीक ना। तो प्राइमरी में क्या होता है कृषि, तो कृषि का योगदान क्या होगा आपको घटेगा। तो ऑप्शन का आंसर क्या होगा, कृषि का क्या होगा आपका योगदान क्या होगा आपको घटेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1700 अधिनियम के 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जानते हैं दोस्त ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है मतलब बोल सकते हैं भारत के संवैधानिक विकास, ये बोल सकते हैं पॉलिटी का हमारा क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, राज्य व्यवस्था का हो गया, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें क्या होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 से जितना अंग्रेज अधिनियम लेकर के आया है सबसे क्वेश्चन आता है। तो इलेक्शन में जाहिर सी बात है सब बता पाना तो संभव हो नहीं पाएगा, तो हम बताते हैं क्या कि एक 50 मिनट या 50 मिनट के आसपास का एक लेसन बनाया गया, उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के अधिनियम तक पूरा क्या आपको बताया गया है, ठीक ना। और उसका हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर नहीं दे पाएँ ऐसा दे देंगे और नहीं ध्यान रहा तो आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट एक्ट बाय सिलेक्शन गुरु रविरंजन सर, आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ऐसे इसको आप देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। पहले समझिए क्या हुआ कि ये क्या यूरोप है, ये क्या है भारत है। तो यूरोप से भारत में लोग व्यापार करने के लिए आए, जैसे मौका मिला भारत पर क्या किया आपका कब्जा कर लिए। लेकिन भारत पर कब्जा यूरोप का देश इंग्लैंड आया था, तो इंग्लैंड के सरकार आए कब्जा नहीं किया है, क्या किया कंपनी, जैसे जियो कंपनी कैसे है ऐसी क्या है कंपनी, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया आकर के क्या किया कब्जा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और जब कब्जा कर लिया तो अब क्या है कि यहाँ से पूरा ही पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। तब क्या किया कि इंग्लैंड के जो संसद, इंग्लैंड की जो सरकार था, संसद था, वो क्या करेगा इसको रेगुलेट करने का क्या करेगा प्रयास करेगा। तो सर्वप्रथम देखिए कंपनी की स्थापना की बात करते हैं। 1600 में कंपनी की स्थापना हुआ था। कब 1600 में कंपनी की स्थापना हुआ था। उस समय वहाँ का शासक कौन थी, महारानी एलिजाबेथ। कौन थी, एलिजाबेथ। क्वेश्चन पूछेगा एलिजाबेथ प्रथम, वहाँ का एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ क्या बोले आपको प्रथम वहाँ का क्या थी आपको शासका थी। अब भारत का शासक कौन था, अकबर था, अकबर था, ठीक ना। अब आगे चलिएगा, जब यहाँ पर आगे क्या किया एरिया जीत लिया, सर्वप्रथम क्या किया 1757 में क्या किया था आपको प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध बेसिकली क्या था कि धोखा से क्या किया था कि अंग्रेज ने बंगाल के शासक था, उसका नाम क्या था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला क्या किया कि धोखा से क्या किया हरा दिया था। तो धोखा की लड़ाई था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1764 में क्या हुआ आपको बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि यह वास्तविक युद्ध था। भारत के जो भी महान शासक थे, 3 प्रमुख शासक था। एक था अवध का शासक कौन था, शुजा-उदौला। अब देखिए यहाँ सिराजुद्दौला की बात नहीं करते, यहाँ बस शुजा-उदौला की बात, ये सिराजुद्दौला है, यहाँ शुजा-उदौला है। और ये क्या था आपको बंगाल का शासक, बंगाल आपका ये एरिया में पड़ता है, बिहार के एरिया, बिहार से आगे है ना। तो बंगाल का था आपको मीर कासिम था। अब मुगल बादशाह जो पूरे भारत का नाम मात्र का सम्राट था, उसका नाम था आपको शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। इसको क्या किया मतलब तीनों को हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ एक संधि हुआ, उसको बोलते हैं इलाहाबाद संधि। 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ आपको इलाहाबाद की संधि। इसके तहत क्या हुआ कि बंगाल से टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार क्या मिल गया, वो कंपनी को मिल गया, ठीक ना। अब कंपनी पूरा पैसा कमा रहा है। तब ब्रिटिश संसद को लगा कि इसको रेगुलेट करना जरूरी है। तब क्या किया कि 1773 में एक एक्ट लेकर के आया, इसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग, क्या बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, ठीक ना। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, रेगुलेटिंग मतलब क्या था नियंत्रण करने वाला अधिनियम। मतलब पहला बार क्या किया गया कि कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। तो पूछेगा पहला बार कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास कब किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को के माध्यम से किया गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में पूछता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा यह क्या था पारित प्रथम अधिनियम था। और अगला क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गया। और अगला क्या किया गया, देखिए भारत में जानते हैं एक तो समझिए क्या यहाँ पर समझाते हैं, ये भारत हो गया। ये एरिया को बंगाल बोलते थे, इसको आपको मद्रास बोल दिया, इसको बम्बई बोल दिया। तो बंगाल और मद्रास को भेज लिया था। तो बंगाल और मद्रास के
जो एरिया था इसको मद्रास और बम्बई, ये हो गया ये बंगाल हो गया, ये मद्रास हो गया, ये बम्बई हो गया। तो दोनों एरिया को क्या कर दिया गया, बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। तो मतलब मद्रास और मुंबई को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर होता था वो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल को क्या है, गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है ना। और क्या था, बारन हेस्टिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, बारन हेस्टिंग बन गया। अगला पॉइंट क्या समझना है, इसमें क्या है कि कलकत्ता में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग के तहत कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किया गया। लेकिन सर्वप्रथम स्थापना के बाद अगला साल 1774 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है। और गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए क्या किया जाता है कि 4 गो सदस्य क्या करता है, अब वो बनाता है, गवर्नर जनरल का क्या होता है, परिषद बनाया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं इस एक्ट में जो कमी रह गया उसके लिए क्या होता है कि 1781 में लाया जाता है, 1781 में, 1773 के एक्ट में जो कमी रह गया उसको लाया जाता है 1781 में। उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। लेकिन अब समझना क्या है कि 1781 में भी क्या हुआ, कमी रह गया। तब फाइनली क्या होता है कि 1784 में क्या लाया जाता है, आपको एक एक्ट लाया जाता है। इसी को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। क्योंकि इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको लॉर्ड पिट थे, इसी कारण से बोला जाता है इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से अब क्या बोला गया कि देखिए पिट्स इंडिया के माध्यम से क्या हुआ कि जो बोल सकते हैं कि 1773 के रेटिंग में कमी रह गया था उसको पूरी तरह से क्या किया गया, आपको सुधार लिया गया, ठीक है। साथ ही कुछ और यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर देखिए और भी कुछ किया गया। और यहाँ पर क्या किया गया कि जो 1773 में क्या है, कंपनी ने क्या किया था कि नियंत्रण करने का शुरुआत किया था। अब यहाँ पर 1784 में क्या होगा कि अब क्या होगा और नियंत्रण क्या किया जाए, बढ़ाया जाएगा। और बोल सकते हैं कंपनी पर क्या किया जाएगा, पूर्ण नियंत्रण बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो पहली बार नियंत्रण 1773 में, अब पूर्ण नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया 1784 में किया गया, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या किया गया कि जो यहाँ 4 गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय जो परिषद बनाया गया था, यहाँ पर उसका संख्या कितना कर दिया जाएगा, आपको 3 कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले कंपनी को जानते हैं बोर्ड ऑफ जो था डायरेक्टर वो क्या करता था, सब अपना निर्देश देता था। लेकिन अब क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो तो रहेगा ही, लेकिन एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, यह आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, यह देखेगा व्यापार के मामला को, यह व्यापार को देखेगा। और यह देखेगा राजनीति के मामला, कहाँ क्षेत्र जितना, कहाँ क्या करना है, यह क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको देखेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 गो शासन कर रहा है। इसी को बोलते हैं दोहरी शासन प्रणाली। हालांकि एक दोहरी शासन प्रणाली जानते हैं आपको शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना, 1765 में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किया था, जिसको क्या 1772 में समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर ही बोल सकते हैं कि एक दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ 1784 के एक्ट के तहत। इसको जानते हैं फिर समाप्त कब किया जाता है, दोनों को इस समाप्त किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जब भारत में 1858 में लाया जाता है एक्ट। इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। और जानते हैं 1857 में जब सिपाही विद्रोह होता है, इसी के बाद ये एक्ट लाया जाता है। और उसके बाद कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया जाता है। और कंपनी के शासन के जगह पर भारत में शासन जो है सीधे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन के महारानी करने लगती है। तो इतना ही आपको याद रखना है। 1858 के अधिनियम को गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है या अच्छा शासन करने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1773 के जो विनियम अधिनियम में जो दोष रह गया था उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है। तो कौन था, आपको पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा ना। रेगुलेटिंग के बारे में बता दिए हैं, 1858 के बारे में बता दिए हैं। इसको अच्छा शासन करने वाला अधिनियम कहते हैं। इसके माध्यम से क्या है कि मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाता है। भारत में क्या है कि मुगल बादशाह का पद क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और अंतिम बादशाह बनता है मुगल बादशाह क्या नाम है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह 1857 की क्रांति में भाग लेता है। इस क्रांति से इसको पकड़ करके रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पर इसका मृत्यु हो जाता है। और इस वजह से भारत में मुगल बादशाह का पद क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया, ठीक है। भारत का शासन कहाँ चला गया, आपको सीधे ब्रिटेन के महारानी के पास आपको चला गया, ब्रिटिश संसद के पास आपको चला गया। आगे बढ़िए। अब बोलता है कि 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है, कितना होगा। आपको पिछले लेसन में बताया गया था दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा तो
कि ये होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी पे एक तो रेखा ऐसे खींचा गया है, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इसी को आपको लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड के माध्यम से क्या होता है, किसी स्थान के गर्मी, टेम्परेचर, है ना, वर्षा, जैव विविधता पता चलता है। एक होता है देशांतर, ऐसे ऐसे रखा जो होता है उसे बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। और देशांतर को अंग्रेजी में हमने क्या बोला था? लॉन्गिट्यूड। क्या? लॉन्गिट्यूड बोला था, लॉन्गिट्यूड बोला था। और लॉन्गिट्यूड में क्या है, लॉन्गिट्यूड की संख्या बताया था कि 300 क्या होता है आपको, 60 क्या होता है आपको लॉन्गिट्यूड की क्या होता है टोटल संख्या होता है, ठीक है ना। और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को गोरे बता दिए थे, या गोर कहा जाता है। और क्या बताए थे कि इसमें आपको 2 लॉन्गिट्यूड याद करना था, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं आपको? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम जोन बोलते हैं। 180 को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन या इंटरनेशनल तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसी को समझते हैं। देखिए, समझना क्या है, ये क्या आपको है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को बेसिकली क्या है कि पृथ्वी एक्चुअली में क्या है कि ऐसा गोल है और ऐसा जो रेखा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे, ठीक ना, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ा है। इसी को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब इसी देशांतर में क्या समझना है कि पृथ्वी जो है इसको क्या करते हैं कि चपटा बना दिए हैं, पृथ्वी को चपटा पिक्चर ले लिए हैं। तो पृथ्वी का चपटा पिक्चर लेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं? देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। यह बेसिकली क्या है कि 0 डिग्री जो आपको देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और इसी को क्या है कि समय मापने के लिए स्टैंडर्ड पैमाना मान लिए हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन, इंटरनेशनल टाइम जोन बोलते हैं, टाइम जोन बोलते हैं। इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और यह क्या है, आपको इंग्लैंड से गुजरता है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में कहाँ? इंग्लैंड में चलिएगा लंदन, और लंदन में कहाँ आपको? ग्रीनविच से। लंदन में कहाँ आपको? ग्रीनविच से गुजरता है, ग्रीनविच से गुजरता है, ठीक है। अब समझिए कि इसी के माध्यम से क्या है कि टाइम ज्ञात करते हैं। तो अब समझना क्या है कि इसको 0 डिग्री मान लिए। अब इसके इधर होता है पूरब, इधर होता है ईस्ट होता है, इधर होता है आपको वेस्ट होता है। इधर अगर चलेंगे पूरब में तो समय बढ़ता है, समय क्या होता है आपको? बढ़ेगा, समय क्या होगा? बढ़ेगा। अब पश्चिम में चलेंगे तो समय क्या होता है आपको? घटता, समय क्या होता है आपको? घटेगा, समय क्या होगा आपको? घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक समझना क्या है, देखिए कि टोटल देशांतर की संख्या कितना होता है? 300 टोटल देशांतर की संख्या कितना होता है आपको? 360 होता है, 360 होता है, ठीक ना। और पृथ्वी क्या होता है कि 24 घंटा में, क्या बोला? 24 घंटा में क्या होता है कि एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ चला, यहाँ फिर आ गया, मतलब बोल सकते हैं क्या है कि 360 डिग्री घूमता होगा। तो 24 घंटा में अगर क्या है कि 360 घूम रहा है, तो 1 घंटा में कितना घूमे? 360/24, मतलब क्या? 15 डिग्री क्या करेगा? घूमेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता है। अगर इससे 15 डिग्री इधर चलिएगा ना, तो हर 1 घंटा बढ़ेगा, मतलब 15 डिग्री बढ़ेगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो जितना 15 डिग्री बढ़िएगा उतना क्या होगा? 1 घंटा बढ़ता जाएगा। तो मतलब कि 15 डिग्री लीजिएगा तो कितना हो गया आपको? 1 घंटा बढ़ेगा। अगर 30 डिग्री लीजिएगा 2 घंटा बढ़ेगा, है ना। अगर 45 डिग्री लीजिएगा तो कितना बढ़ेगा आपको? 3 घंटा बढ़ेगा। मतलब यहाँ समझिएगा कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आपको बज रहा है 12 बज रहा है, कुछ आपको दिन के 12, दिन मतलब दोपहर के क्या है 12 बज रहा है। तो इन्हें चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 के बाद 13 बजेगा, 12 के बाद 13, या 12 की जगह हम यहाँ 6 ले लेते हैं, तब समझ में अच्छा आएगा। 6 है तो 6 है, तो यहाँ 15 डिग्री चलेंगे तो 7, इन्हें चलेंगे क्या आपको? तो कितना हो जाए? 30 डिग्री तो 8, क्योंकि 6, 7, 8 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, इसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए बात करते हैं भारत, यहाँ पर भारत है। तो भारत में बेसिकली क्या है ना कि भारत में यहाँ पर क्या है कि हमने जो अपने समय रेखा लिया है, ये लिया है 82.5 डिग्री। क्या लिया है? 82.5 डिग्री लिया है पूर्वी देशांतर से। हम पूरब में हैं तो पूर्वी देशांतर लिया है, ठीक ना। तो भारत का समय क्या है? पहले तो इंग्लैंड से क्या है आगे है, लेकिन 82.5 तक कितना आगे होगा? तब इसके लिए एक और करना होता है कि 15 डिग्री में कितना हो गया आपको? समझिए, एक और समझना है कि क्या बोलता है कि 60 मिनट में आपको 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। 1 मिनट रुकिएगा कि 15 डिग्री का एंगल बेसिकली क्या है तरीके से? 15 डिग्री का एंगल क्या है कि आपको 60 मिनट में, 1 घंटा में बन रहा है तो 60 मिनट इसको लिख सकते हैं। इसलिए 1 डिग्री कितना बनेगा आपको? 60/15 बड़ा कितना आपको? 4, कितना आपको? 4 मिनट में। तब याद क्या करना है? देखिए 360 डिग्री बराबर 24 घंटा याद करना है, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा याद करना है, और 1 डिग्री बराबर
4 मिनट याद करना है। अब 20 को टोटल कितना टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में 20 को बांटा गया। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है आपको, रूस में। कहाँ आपको, रूस में है, रूस में है सबसे अधिक। लेकिन चूंकि बाबू फ्रांस को ले लीजिएगा तो फ्रांस में क्या है, फ्रांस को अलग अलग देश पर उसका एरिया बचा हुआ है। अगर ज़मीन पर लीजिएगा, मेन ज़मीन पर, तो रूस का सबसे अधिक है, लेकिन फ्रांस का अलग अलग एरिया में कब्जा था। इस कारण से क्या होगा, सबसे अधिक अगर सब मिला लीजिएगा, फ्रांस का पूरा टेरिटरी मिला लीजिएगा तो सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है आपको, फ्रांस में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चूँकि बाबू क्या बोले कि भारत का समय रेखा क्या है कि 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री क्या है पूरब में। तो 82.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना है, 330 आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा। और 330 मिनट मतलब क्या, 5.5 घंटा हो जाएगा। 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा कितना हो गया आपको, 30 मिनट हो गया। तो भारत का समय क्या है आपको 5 घंटा क्या आगे है। तो पहले एक ही क्वेश्चन पूछता था कि अगर ब्रिटेन में क्या है, ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो भारत में कितना था, 12 में 5.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 5.5 बजेगा। अगर यहाँ 1 बजेगा भोर में, 1 बजेगा रात में, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5.5 जोड़िए तो 6:30 बज जाएगा। ये हो गया क्या आपको भारत का समय का। लेकिन आप समझिए क्या है कि यहाँ पश्चिम साइड में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, पश्चिम साइड में चलते हैं। तो पश्चिम साइड में क्या होता है कि 15 डिग्री चलते जाएंगे और घटते जाएगा, क्या होगा आपको, घटते जाएगा, ये क्या होगा आपको, घटते जाएगा। एग्जाम्पल क्या है यार, ग्रीनविच में क्या है कि 7 बजे सुबह है, 7 बजे क्या सुबह है। आप इधर चलते हैं, पश्चिम साइड में चलते हैं, आपको 60 डिग्री, कहाँ चलते हैं, 60 डिग्री चलते हैं। तो 15 चौके 60 मतलब 4 घंटा हो गया। लेकिन पश्चिम में घटता है तो 7 में 4 घंटे कितना है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा आपको, 3 बजेगा। तो ऐसे करके आपको याद करना होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपको, टाइम जो है क्या हो गया आपको, कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या एक्चुअली में क्या कि देखिए, भारत का जो देशांतर है 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम में है, मतलब पश्चिम में नहीं बोलेंगे हम, तो पूर्वी देशांतर में है। तो 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से लेकर के क्या है 97:30 है। मतलब अगर पूर्वी साइड में चलेगा अरुणाचल प्रदेश में तो 97 97.5 है। दोनों के बीच घटाइएगा, ठीक ना, तो लगभग 29 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री मतलब क्या है, लगभग 2 घंटा। मतलब भारत के पूर्वी और पश्चिम साइड में क्या है कि 2 घंटा का अंतर है। तो हमने ना यहाँ से टाइम जोन लिया ना यहाँ से लिया, हमने कहा कि दोनों को डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल लिया और कहा कि यहाँ से टाइम जोन लिया, मतलब बीच बीच से कहा कि आपको टाइम जोन लिया। और एक क्या है कि हमारे यहाँ जो है इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। तो इलाहाबाद में कहाँ, मिर्ज़ापुर में कहाँ, नैनी। एक क्या है हमारा भारतीय समय रेखा। तो इंटरनेशनल टाइम जोन कहाँ है, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से है, जो 0 डिग्री देशांतर है। अब भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरता है, और जो कि क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी को बोलेगा कि आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से आपको लिया गया। तो ये क्या हो गया आपको, डेट का क्या, सॉरी टाइम का क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। टाइम का क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। तो 2 घंटे के अंतराल में के लिए देशांतर लगभग कितना होना चाहिए, बता दीजिए। तो कितना होना चाहिए, तो 2 घंटा मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री में घंटा। तो 2 घंटा में कितना, 15 30 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो आप जान लीजिए चाहिए आपको टाइम के बारे में। थोड़ा सा डेट के बारे में बता देते हैं। डेट के बारे में समझिए क्या एक्चुअली क्या है ना कि पृथ्वी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या, अगर 0 डिग्री के विपरीत में क्या होता है, एक होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो देशांतर है उसको माना गया है इंटरनेशनल। यहाँ पर लिखते हैं बाबू, यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ चल गया, यहीं पे लिखते हैं ना। 180 डिग्री देशांतर जो रहेगा ना, 180 डिग्री देशांतर, इसी को मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलिए, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब यह 0 डिग्री को उल्टा होता है। पूछे 0 डिग्री उल्टा कौन होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री उल्टा कौन होता है, 0 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर क्या है, सीधा है कि आपको सीधा दिखाई देगा। लेकिन ये 180 डिग्री देशांतर की बात करते हैं, ठीक ना। यह आपको क्या होगा, आपको सीधा नहीं होगा। यह क्या होगा, आपको बोल सकते हैं 180 डिग्री क्या होता है आपको जिग जैग। मतलब जिग जैग मतलब क्या है कि यह टेढ़ा लांगड़ा होगा। दिखाते हैं जिग जैग क्या होगा, जिग जैग होगा। और जिग जैग क्यों बनाया गया, क्योंकि एक ही देश में क्या अगर सीधा रहेगा तो एक देश में क्या 2 से अधिक देश डेट हो जा रहा था। तो उसको दूर करने के लिए क्या है, जिग जैग बनाया गया है। आप समझा देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पिक्चर देखिए, ये देखिए, ये क्या है आपको 0 डिग्री हो गया। इसी का उल्टा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसको कैसे टेढ़ मुड़ा गया है। अच्छा ये कहाँ से गुजरता है, तो प्रशांत महासागर। पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरता है, प्रशांत महासागर से। अच्छा यहाँ पर क्या है, बेरिंग सागर, चुक्सी सागर। तो यहाँ पर क्या है, बेरिंग जल संधि है। अब बेरिंग जल संधि क्या है, चुक्सी सागर है, बेरिंग सागर जोड़ता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे नज़दीक है, तो किसके नज़दीक है, बेरिंग जल संधि से। बेरिंग जल संधि के क्या है सबसे नज़दीक, बेरिंग स्टेट के क्या है सबसे आपको नज़दीक है, ठीक है। टेढ़ा क्यों किया गया समझ में आ गया। एक ही देश में क्या है एक से अधिक डेट हो जा रहा था। अब कुछ और पॉइंट समझना, देखिए क्या समझना क्या है। देखिए
देखिए इधर हम चल रहे थे, इधर चल रहे थे, ये क्या हो गया 0 डिग्री देशांतर हो गया। इधर हम चल रहे थे, इधर चलने के बाद क्या था, बढ़ रहा था। तो हम समझिए क्या है कि आपको बढ़ रहा बढ़ा तो बढ़ते 15 डिग्री पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर बेसिकली क्या 180 डिग्री चलना है। तो 180 डिग्री 15 डिग्री में क्या अगर देखिएगा तो 1 घंटा हो रहा है। तो 180 डिग्री में कितना 12 घंटा हो जाएगा। इधर घट रहा है तो इधर 12 हो गया। तो समझिए क्या है कि 12 घंटा इधर 12 घंटा इधर, तो मतलब क्या हो गया 24 घंटा हो गया। और 24 घंटा में एक दिन होता है। मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि लिखा हो गया ना, इसको अगर इधर चलिएगा इधर चलिएगा तो आपको 24 घंटा एक दिन में क्या आपको अंतर दिखाई देगा। वही चीज़ को आप यहाँ समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्या आपको डेट लाइन हो गया, इसको कहा क्या गया मोड़ा गया। अगर इसको सही ऐसे निकाल देते, ये है रूस, ये क्या है रूस है, रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा हो गया, ये क्या आपको अलास्का वाला हिस्सा हो गया। तो अगर इसको सीधे लेकर के आते हैं तो देखिए रूस का साइबेरिया में क्या है, इधर अलग डेट इधर अलग डेट हो जाता, इसलिए इसको कहा किया जहाँ तहाँ मोड़ दिए, यहाँ पर कहा कि आपको मोड़ दिए। अब यहाँ पर समझना क्या है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। समझना क्या है कि इसके इधर और इसके इधर मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर पार करते हैं, कहाँ चलते हैं, ई साइड में चलते हैं, ई साइड में क्या करते हैं चलते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है एक दिन क्या होता है इधर बढ़ जाता है, प्लस एक क्या 24 घंटा जोड़ देंगे, इधर चलेंगे तो क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस क्या करेंगे घटा देंगे। मतलब ई क्या है अमेरिका के अलास्का वाला हिस्सा हो गया, ये सब दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर क्या बोले कि अगर यहाँ पर क्या है मंडे है, यहाँ पर क्या आपको मंडे है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको ट्यूजडे। अगर यहाँ पर समझने के लिए क्या है कि यहाँ पर अगर मानते हैं क्या कि यहाँ पर 14 जून है, 14 जून है, तो यहाँ चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 15 जून, क्या हो जाएगा 15 जून हो जाएगा, 15 जून हो जाएगा। तो अब समझिए क्या है कि आप यहाँ 14 जून शुरुआत किए हैं, 14 जून से क्या किया शुरुआत किए हैं, और जैसे ही यहाँ पहुँचे 14 जून को आप फ्लाइट पकड़े, यहाँ पर समझिए कि अमेरिका से फ्लाइट पकड़े, आप फ्लाइट पकड़े समझिए क्या कि आपको आए हैं कहाँ पर, यहाँ पर आए हैं जापान में हैं, ठीक ना। और आप चले हैं कहाँ 14 जून को। अब यहाँ है तो भाई अपना डेट लिखना है कि कितना तारीख आप आए हैं, तो यहाँ दिखा यहाँ पर 14 नहीं लिखा, क्या लिखना है 15 लिखना है। तो आपको तो एक दिन का हानि हो गया ना जी। मतलब यहाँ बेसिकली क्या है कि आप 14 पूरा किए भी नहीं और यहाँ 15 हो गए। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जब इधर से समझिए ईस्ट से बेस्ट चले, ईस्ट से बेस्ट, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है। तो अगर ईस्ट से क्या चलते हैं और ईस्ट से अगर बेस्ट चलते हैं तो एक दिन बेस्ट मतलब ख़राब हो गया, एक दिन आपका लॉस हो गया। एक दिन क्या हो गया ईस्ट से बेस्ट तो एक दिन बेस्ट हो गया, मतलब एक दिन क्या हो गया लॉस हो गया। तो मतलब इधर क्या होगा आपको एक दिन का लॉस होगा, इधर एक दिन का क्या होगा आपको गेन, क्या होगा आपको गेन होगा। मतलब यहाँ पर 15 जून था, जब यहाँ आइएगा तो 15 जून क्या होगा 14 जून रहेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है 1 जनवरी आप मना लिए, 1 जनवरी क्या किया मना लिए, हम मना के फिर इधर पार कर जाते हैं तो यहाँ पर 2 जनवरी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 जनवरी रहेगा, 1 जनवरी अगला दिन रहेगा, ठीक ना। तो आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है आपको याद रखना है। देखिए तो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन क्या करोगे दोस्त क्वेश्चन पूछता है, अब रट के याद करना ही पड़ेगा बबुआ, नहीं याद करेगा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए अब आगे चलते हैं बाबू, अगला बोनस क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे, फेसबुक के संस्थापक कौन थे। जानते हैं दोस्त क्या है, एक बाबू पहले समझ लीजिए क्या है, इस क्वेश्चन को बताते हैं, फेसबुक की बात करते हैं। तो फेसबुक के संस्थापक कौन थे आपका मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। 2004 में फेसबुक की स्थापना किया गया था, क्या बोले 2004 में फेसबुक की स्थापना किया गया था, ठीक है। अच्छा किस मार्क जुकरबर्ग द्वारा, इसी का 2021 में नाम चेंज कर दिया है, इसको बोला गया मेटा, क्या कहा मेटा प्लेटफॉर्म कहा गया। और दुनिया में जानते हैं 4 कंपनी को बोलते हैं बिग 4 कंपनी, बिग फोर बेसिकली सब सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या इंटरनेट पर आधारित कंपनी है, इसको बिग 4 बोलते हैं। तो बिग 4 में कौन होता है, इसको याद कीजिए मामा, क्या आपको याद करना है मामा, ठीक ना। तो माँ से क्या हो गया आपको मेटा हो गया, मेटा हो गया, माँ से मेटा हो गया। IM से क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। A से क्या हो गया अमेजन हो गया। A से हो गया अल्फ़ाबेट, बोले कि हाँ सर इसमें तो गूगल लेवे नहीं किए। तो देखिए जो गूगल कंपनी है, तो गूगल कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है, जो उसका मेन बाप है कौन है अल्फ़ाबेट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल कंपनी का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन है अल्फ़ाबेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए सबसे पहले फेसबुक की बात करते हैं। तो फेसबुक की स्थापना इसी के बता दिए क्या है कि 2004 में हुआ है, 2004 में फेसबुक की स्थापना हुआ। इसी का 2021 में नाम चेंज कर दिया गया, आपको मेटा प्लेटफॉर्म कर दिया। इसी के अंदर तो फेसबुक के अंदर मेटा के अंतर्गत ही आपको एक आता है फेसबुक इसी के अंतर्गत आता है। मेटा के अंदर क्या आप इंस्टाग्राम का नाम सुना होगा, इंस्टाग्राम जो आज के समय मिनी पॉर्न बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम है ना,
ये भी समझिए कि मिनी पोर्न यहाँ पर रहता है खाली, इसे जितना दूर रहिएगा उतना यहाँ पे के लिए अच्छा है। अब फेसबुक और अब कौन रहता है, हमारा मम्मी पापा दादा दादी इसके जो एज रहते हैं फेसबुक। नया बच्चा कहाँ आ गया, उसको चाहिए एकदम तुरंत टकाटक चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर आ गया, ठीक ना, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं इसका स्थापना पूछेगा तो स्थापना 1975 में, 1975 में इसका स्थापना किया गया है, 1975 में इसका स्थापना किया गया। हेडक्वार्टर बोलेगा तो वाशिंगटन में इसका कहाँ, वाशिंगटन कहाँ आपको, वाशिंगटन में इसका क्या आपको हेडक्वार्टर है। अगर वहीं अगर आइएगा अमेजन की, अमेजन, तो अमेजन की बात करते हैं। अमेजन को क्या आपको 1995 में इसको बनाया गया था अमेजन को, ठीक है ना। हालांकि शुरुआत में तो क्या है, इसका शुरू में इसका नाम था कैडबरा, क्या नाम था इसको, कैडबरा। लेकिन बाद में क्या है ना कि इसको अमेजन जंगल के नाम पर अमेजन इसका नाम रख दिया गया था। तो आप 95 याद कीजिए तो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और ये इसके लिए एक बुक कंपनी के रूप में शुरू हुआ था, बाद में देखते हैं अमेजन है क्या, अमेजन फ्लिपकार्ट देखते हैं क्या हो गया है ना। तो अमेजन की अगर बात करते हैं संस्थापक कौन था, जेफ बेसोज। और अंग्रेजी में इसको लिखते जानते क्या, इस तरह से जेफ बेजोस लिखिए, जेफ बेजोस लिखिए, ज़्यादा क्या होगा आपको अच्छा होगा, ठीक ना। तो इतना आपको याद करना था। और क्या बच गया बाबू, अच्छा एक बच गया आपको, अल्फ़ाबेट बच गया, ठीक है, अल्फ़ाबेट। तो इसको बारे में देख लीजिए, अल्फ़ाबेट के बारे में। अच्छा, इसमें जानते हैं एक और बताते हैं, मामा तो याद करना। एक और जानते हैं बिग 5 बोलेगा तो उसमें जानते हैं एक एप्पल की बात करते हैं। एप्पल तो शामिल करने की बहुत महत्वपूर्ण है, एप्पल को कभी कहा कीजिए शामिल करिएगा। मतलब देखिए क्या, मामा याद कर लीजिए, मामा में क्या हो गया आपको, मामा हमको एप्पल चाहिए, मामा हमको एप्पल चाहिए। तो मेटा हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। इसमें क्या करना है आपको, एप्पल के बारे में क्या करना है आपको, एप्पल के बारे में बताते हैं। जानते हैं दोस्त क्या है कि एप्पल की अगर स्थापना पूछेगा तो एप्पल की स्थापना 1976 में, 1976, हाँ एप्पल का पूछेगा, इसका स्थापना 1976 में, 1976 में एप्पल का स्थापना हुआ, 1976 में हुआ। अच्छा, आप पूछेगा कि इसका स्थापना कौन किया था, तो स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, स्टीव जॉब्स। हालांकि देखिए और भी व्यक्ति थे, लेकिन मुख्य रूप से हमको स्टीव जॉब्स से पूछता है। और भी थे, स्टीव उनका नाम था स्टीव बोजनियाक करके नाम था, बोजनियाक, ANIAK, बोजनियाक, ठीक ना। तो मुख्य रूप से स्टीव जॉब्स याद कीजिएगा, 1976 में स्थापना हुआ था। एप्पल हो गया, एप्पल के बाद आपको क्या बताया, एप्पल हो गया, एप्पल के बाद क्या आपको मेटा करना है। तो मेटा तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि पहले 2004 में फेसबुक के नाम से स्थापना हुआ, 2021 में इसका नाम मेटा चेंज कर दिया गया है। और जहाँ तक अमेजन की बात रहा तो अमेजन के बारे में बताइए दिए कि अमेजन की स्थापना किया 1994 में हुआ था, जेफ बेजोस द्वारा किया गया था। और उसके बाद अगर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट को बता दें कि 1975 में हुआ, 1975 में, है ना। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक का नाम है आपका बिल गेट्स नाम है, और एक का नाम है पॉल एलन। क्या नाम है, पॉल एलन नाम है, पॉल एलन, ठीक है। अब एक आपका रह गया अल्फ़ाबेट। तो अगर अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट क्या बोले, गूगल के आपको पेरेंट कंपनी हो गया। और अल्फ़ाबेट का अगर देखिएगा तो आपने नाम सुना होगा लैरी पेज। हालांकि मुख्य रूप से कहा था गूगल जो है, गूगल का स्थापना कौन किया आपको, लैरी पेज किया, लैरी पेज किया है, ठीक ना। और एक लैरी पेज और क्या बोलते हैं, क्या नाम है आपको, नम्बर लोग कटिंग रहता है, सर्जे ब्रिन करके नाम है, सर्जे ब्रिन। ये दोनों क्या है, अल्फ़ाबेट कंपनी के आपको मालिक हैं और संस्थापक हैं। और गूगल का स्थापना किसने किया था आपको, लैरी पेज ने किया था, इतना ध्यान रखिएगा। और जानते हैं क्या कि अगर अल्फ़ाबेट की बात कीजिएगा तो इसके लिए क्या 2015 में क्या हुआ, स्थापना हुआ। ये क्या बोलेंगे कि आपको 2015 में स्थापना हुआ है। और गूगल की बात करेंगे तो गूगल तो पहले ही स्थापना हो गया था। गूगल का शुरुआत में क्या है कि 1998 में इसका आपका स्थापना हो गया था। अब देखिए इसको क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा, तो उससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। चलिए, तो इतना ही था। हाँ, बताइएगा कैसा आपको लेसन लगा। आज थोड़ा कम बताने का प्रयास किए हैं ताकि बोरिंग ना हो, ठीक है। धन्यवाद।